हरीश चौधरी बनाम हेमाराम चौधरी, बाड़मेर की राजनीति की वो अंदर की बात जो आज इस वीडियो में होगी एक्सपोज। बहुत सारे सवाल उठते हैं। हेमाराम चौधरी इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? क्या वो सच में किस बात से नाराज थे या हार का डर था? हेमाराम चौधरी क्या गुड़ामलानी से टिकट लेना ही नहीं चाहते थे? वो कहीं और जाना चाहते थे क्या? हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी में सब कुछ ठीक था क्या? क्या वजह थी बाड़मेर के इन दो जाट सुरमाओं की आमने सामने आने की, और इन वजहों के और शरीक कौन लोग हुए और कौन से कैरेक्टर्स थे इसमें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बाड़मेर की राजनीति में खलबली मची? क्या रविंद्र सिंह भाटी कोई रोल निभा रहे थे? क्या मेवाराम जैन कोई रोल निभा रहे थे? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाद एसोसिएट नितिन गढ़वीर जी। आप बाड़मेर की सियासत को तह तक जानते हैं। आज तक वो राज खुल के कभी बाहर नहीं आया कि हेमाराम चौधरी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व, इतने लंबे समय से राजनीति करने वाले जाट नेतृत्व जैसे ईमानदार नेता ने तब भी क्यों टिकट नहीं लिया, सियासत नहीं की, विधायकी नहीं लड़ी, जब लोग उनके यहां आकर रो रहे थे कि आप टिकट ले लो। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वजह थी? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया और बाड़मेर की तपोभूमि बाबा चंचलनाथ जी की धरती से आपको सादर प्रणाम। आपने आज जो मुद्दा उठाया है, दो दिग्गज नेता जिनको मैं मारवाड़ के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के, और जिनको स्वयं का भी मैं आदर्श मानता हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रखर वक्ता और बहुत ही ईमानदार छवि, जिनके जैसा उनका बाहर से जो रूप दिखता है वैसा को वैसे वो दिल और उनका मन भी वैसा है। वो हमेशा किसानों के लिए और अपने समाज के लिए, और समाज ही नहीं पूरे 36 कौम के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने अभी बहुत ही अपने पौष संपत्ति जो थी उनकी बाड़मेर में बेटे की याद में पूरा का पूरा हॉस्टल बनाया, जो एक बहुत ही शानदार प्रयास है। और पूरे राजस्थान नहीं, देश भर के नेताओं के लिए और जितने भी अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है। उस वीरेंद्र गांव में 36 कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं और कई बच्चे नौकरियां भी लग गए। RSIS की शानदार तैयारी हुई। तो हेमाराम जी की केवल छवि जाट नेता के रूप में नहीं है बाड़मेर और इस मारवाड़ में। हाँ, उनका जो लगाव हमेशा रहा वो बाड़मेर से अटूट उनका रिश्ता रहा है। चाहे वो MLA रहे हो, फिर वो राजस्व मंत्री रहे गहलोत साहब के साथ में, तब भी हम ये देखते थे कि जब उनको दूसरे संभाग का या प्रभारी बनाया जाता था एक मंत्री के रूप में, या फिर राजस्व मंत्री तो पूरे राजस्थान में घूमते हैं, लेकिन उस समय भी हेमाराम जी का ज्यादातर प्रवास जो था वो बाड़मेर में ही रहता था, और उनकी फाइलें वगैरह सब जो भी है वो बाड़मेर में ही आ जाती थी। और बाड़मेर और गुड़ामलानी बायतू, ये 3-4 विधानसभाएं जो है उसमें हेमाराम जी की जोरदार पकड़ रही है। और वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता, वहाँ के किसान, वहाँ के युवा, हर एक के दिल में हेमाराम जी चौधरी की एक अलग ही छवि है। कहते हैं हेमाराम चौधरी एक ऐसे नेता है जिनसे जबरदस्त पॉलिटिकल गणित किसी की नहीं है। वो उंगलियों पर हर सीट का हिसाब रखते हैं। फिर क्या वजह रही कि हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ उन्होंने नहीं लड़ने की ठानी? वो आपने एक कहावत सुनी होगी लालू जी की कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो उसी तरह हमारे मारवाड़ की राजनीति में हेमाराम जी बहुत ही कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ कहें या फिर चुनावों के चाणक्य माने जाने वाले कहें, उसके पीछे कारण ये है कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता है। इन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की थी राजनीति में, और MLA रहे, फिर राजस्व मंत्री रहे,
तो ये कोई बड़े इनके कोई पिताजी या फिर दादाजी कोई कांग्रेस में कोई बड़े लीडर नहीं रहे, ये खुद ही इंदिरा गांधी के वक्त से थे। हाँ, इन्होंने स्वयं ने मेहनत करके और हर चीज में इनको अनुभव है, और वही नेता सक्सेस होता है। और मैं भी उसी नेता को सच में अगर कोई नेता मानता हूँ, तो आजकल दो तरीके के नेता होते हैं। एक नेता है जो पहले आपको सांवला दिखाई देगा, या फिर अ, आप उसको काला रंग भी कह सकते हैं, और नेता बनने के बाद जब एमएलए एमपी बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर उनका जो रंग रूप चेहरा वो सब बदल जाता है, एकदम ग्लो आ जाता है, माल मलाई खाने वाला माल मलाई। और जिनके गिलो आता है उनको मैं रियल नेता नहीं मानता हूँ। मैं तो गिलो वाले आदमी को, जमीन की खाक छानना और माल मलाई खाने में जो अंतर है उनकी बात कर रहे हैं। गोरा व्यक्ति अगर नेता बनने के, एमएलए एमपी बनने के बाद सांवला होता है, तो वो मेरे लिए नेता है। और उन्हीं में से एक नाम हेमाराम जी चौधरी का है, जो सच में किसानों के लिए और बाड़मेर की जनता के लिए उन्होंने खूब ऐसे काम किए। मैं आपको गिनवाऊं तो जब वो राजस्व मंत्री थे, तो हमारे बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा राजस्व गांव उन्होंने बनाए। उन्हीं राजस्व गांवों की बदौलत आज कई सारी ढाणियां गांव, जिनमें प्रधानमंत्री सड़क के तहत उनको जोड़ा गया है, और सड़क आने के बाद वहां पे सब सेंटर भी खुले हैं, स्कूलें भी खुले, वो सब हेमाराम जी की देन है। तो ये तो हुई हेमाराम चौधरी जी के व्यक्तित्व की बात, और उस पर तो कोई भी दो राय नहीं है कि सबसे ईमानदार छवि के नेता, सबसे ज्यादा जमीन पे रहने वाले नेता, सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्टेड नेता, अपनी जनता के लिए किसी भी हद तक लड़ जाने वाले नेता, चाहे सियासत से या विपक्ष से, जिससे भी लड़ना पड़े वो सब करने वाले नेता, अपनी जनता के लिए आखिरी दम तक रहने वाले नेता हेमाराम चौधरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, सियासी गलियारों के अंदर ये बातचीत आती है कि कुछ मुद्दों पर हरीश चौधरी से सहमत नहीं थे हेमाराम चौधरी, और कुछ मुद्दों की वजह से हरीश चौधरी बनाम हेमाराम चौधरी हो रहा था, और इसीलिए शायद पिछला विधानसभा चुनाव वो लड़े नहीं। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, हरीश जी भी मेरे बहुत ही आदर्श राजनीतिज्ञों में आते हैं। और जब मैंने कॉलेज राजनीति में शुरुआत की थी और फिर यूथ कांग्रेस, और जब जिला सचिव रहा, तो उस समय हरीश जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रहा, और हमने भी हमेशा हरीश जी का समर्थन किया और आज तक करते हैं, और दोनों ही सम्माननीय नेता हैं। अब राजनीतिक विषयों के ऊपर हरीश चौधरी जी उस समय एमपी थे, हेमाराम जी उस समय एमएलए थे, और गहलोत साहब की सरकार थी, और दोनों ही करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत जी के, हमेशा साथ में रहते हैं। और हमेशा हरीश जी की एक आदत है कि कहीं भी अगर आप प्रोग्राम में इनको देखेंगे, तो हेमाराम जी का हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हरीश जी रहेंगे, और हेमाराम जी का आशीर्वाद हमेशा हरीश जी के ऊपर बना रहता है। ये केवल जाट समाज की मीटिंगों में नहीं, कांग्रेस की मीटिंग हो, चाहे अब तो दोनों ही गहलोत खेमे के नहीं है, दोनों ही राहुल खेमे के हैं सर। खैर, ये तो आपने अपने अंदर का कांग्रेसी बाहर निकाल दिया, लेकिन बात ये है कि वो क्या डिफरेंस था जो दोनों के बीच में था, और जिस वजह से हेमाराम चौधरी शायद इलेक्शन नहीं लड़े। इलेक्शन जो उन्होंने जो बताया है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और गुड़ा मलानी के जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, उसमें सबसे बड़ी वजह हेमाराम जी ने ये बताई कि मैं किसी नए आदमी, युवा को मौका देना चाहता हूँ। अब मेरी उम्र जो है 80 साल से ऊपर हो गई है। ये तो रही सामने की बात, पर्दे के अंदर की बात क्या थी? नहीं, वो उनका शुरू से नेचर, मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं जिला सचिव हुआ करता था कांग्रेस कमेटी में, 20 साल का था, और हेमाराम जी उस समय एमएलए थे, और गांधीनगर में एक नवरात्रि का प्रोग्राम था, जिसमें हम दोनों, उन चीफ गेस्ट थे हेमाराम जी, और मेरे को वहां पे विशेष आमंत्रित वो बनाया था गेस्ट। तब वो जब शील्ड वितरण की बारी जो आई, इनाम वितरण की, लास्ट नवरात्रि को, तो हेमाराम जी ने 2-3 शील्डें दी और फिर मुझे आगे किया। मैं उस समय बहुत ही कम और छोटी उम्र, तो अब किसे आगे करना? तब उन्होंने मेरे को एक शब्द कहा था कि अरे हम तो बूढ़ा हुआ रहा, अब तो थे कि जवान आगे आओ। तो वो हमेशा जवानों के लिए, यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, और शायद उनको ऐसा कोई गुड़ा मलानी में युवा व्यक्ति मिला नहीं, और उनको फिर कर्नल बेटी सुनीता में क्या दिक्कत थी?
बेटी अब ये देखो, राजनीतिक चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना ये तो स्वयं का क्या उनके अंदर की व्यक्तिगत इच्छा है अधिकार कि बेटी सुनीता भी कभी गुड़मलानी से लड़े? ये तो सर चुनाव लड़ने का व्यक्तिगत अधिकार है, कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनमें वो काबिलियत है कि हेमाराम जी की छवि अगर किसी में दिखती है तो वो सुनीता जी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती तो ये तो आपने ठीक कहा कि गुड़मलानी की सीट आगे सुनीता चौधरी संभाले, इसलिए हेमाराम चौधरी ने ये सीट छोड़ी। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि कभी वो बायतू से भी लड़ना चाह रहे थे और वो जानते थे कि शायद इस बार वो नहीं जीत पाए? जैसा कि आपने कहा वो चाणक्य है, वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते वो पता लगा लेते थे, तो क्या वो बायतू से लड़ना चाहते थे और हरीश चौधरी ने वो सीट छोड़ी नहीं? हरीश चौधरी जी ने क्योंकि वो हरीश चौधरी जी पहले एमपी रहे, फिर बायतू से एक बार एमएलए रहे, फिर दोबारा एमएलए बने। हरीश चौधरी जी का जो लगाव है वो बायतू से है और उनका मूल स्थान जो मूल ढाणी है वो भी उनकी बायतू में। और हेमाराम जी की इच्छा हो सकती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है किसी भी विधान। हरीश चौधरी अगर एमपी बन जाते और बायतू की सीट हेमाराम जी लड़ लेते तो क्या वो चुनाव लड़ते? अगर ऐसा समीकरण बैठता तो? अगर ऐसा समीकरण बैठता तो अगर हरीश जी एमपी का चुनाव लड़ते तो जरूर जीतते भी, और बायतू से हेमाराम जी अगर लड़ते तो बहुत ही शानदार अंतर से जीत। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें नितिन जी ने इनडायरेक्टली बताई, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हेमाराम चौधरी को जीत और हार का अंदाजा पहले से हो जाता था और इसीलिए वो गुड़मलानी में इस वक्त नहीं जीत सकते थे। एक बार जीत एक बार हार ही रहा हमेशा, इसलिए उन्होंने वहां से लड़ने की नहीं ठानी और अगर बायतू से लड़ते तो जीत जाते, पर किसी कारणवश हरीश चौधरी एमपी न बनकर वो भी विधानसभा ही लड़ना चाहते थे। ये सारी वजह रही हेमाराम चौधरी के नहीं लड़ने के पीछे। आपको क्या लगता है उनके आने वाली सियासत को सुनीता चौधरी संभालेगी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि आपने हेमाराम जी का चुनाव नहीं लड़ने का मुद्दा उठाया था। मैं ये मानता हूँ कि गुड़मलानी से चाहे हेमाराम जी लड़े चाहे नहीं लड़े और सुनीता जी बाड़मेर जैसलमेर एमपी चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने जो वीरेंद्र धाम का जो काम किया और जिसका उद्घाटन सचिन जी पायलट करने आए थे, ये उन्होंने राजस्थान के सिर्फ जाटों का ही नहीं 36 कौम के युवाओं का और प्रत्येक वोटर का उन्होंने दिल जीत लिया। चुनाव जीतना दिल जीतने के साथ साथ एक मिसाल भी कायम की, जिसने जिस राजनीति ने जिसने समाज ने हेमाराम जी को इतना कुछ दिया तो वापस लौटाना चाहिए उन्हें भी, और ये बात उनसे बाकी नेताओं को भी सीखनी समझनी। उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है, अपना नाम अमर कर दिया और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी जैसे नेताओं की और ऐसे नेताओं की राजस्थान को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।